Aravidu dynasty, because of the weak Aravidu dynasty, because of the weak Aravidu dynasty, as they could not protect the empire, as they could not protect the empire from the Muslim conquerors, from the Muslim conquerors. Next लिखना, because of the weak policies, because of the weak policies, most of the ministers founded their own dynasties. रहने दो शिवा, मेरे ख्याल से हो रहा है ये, फाउंडेड देयर ओन डायनेस्टी। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि अच्छा, पिछले वाले क्लास में हमने क्या देखा था कि कौन से डायनेस्टी के हैं कृष्णदेव राय, वो डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो भी किसी जमाने में कमांडर इन चीफ थे, वो कभी राजा नहीं रहे थे, ठीक है, लेकिन वो कमांडर इन चीफ थे, लेकिन आगे चल करके वो अपनी डायनेस्टी बना लिए, ठीक है। तो अभी तक को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब एक मेजर हम लोग इसमें टॉपिक देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं जब भी हम लोग बात करते हैं किसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, याद करो उसमें हम लोगों ने मेन क्या क्या पढ़ा था, पढ़े थे ये, रिलीजियस लाइफ हमने पढ़ा था, इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन हमने पढ़ा था कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, इसके साथ हमने क्या पढ़ा था उसमें, एग्री कल्चर, और फिर हमने देखा था पॉलिटिकल लाइफ। जब भी आप कोई डायनेस्टी, जब भी आप किसी सिविलाइजेशन को पढ़ते हो, तो ये वो चार चीज है जिसको हम लोग पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत। रिलीजियस लाइफ में हमने क्या देखा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसको ज्यादा, नेचुरल फोर्सेस को ज्यादा पूछते थे, किसको पूछते थे, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, क्योंकि उनका ट्रेड भी होता था ईरान, इराक, इन सारे रीजन से। एग्रीकल्चर की हम बात करें तो हम जान रहे हैं क्योंकि वो 5 रिवर्स के करीब था, है ना, 5 रिवर्स के करीब, इंडस वैली ही के करीब जब था, तो हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छी खासी क्वालिटी की एग्रीकल्चर लाइफ वहाँ पे थी। पॉलिटिकल की हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं मैट्रियार्क की सोसाइटी, और उसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरीके से एक पूरा का पूरा एक सेंट्रल पावर होता था। क्या होता था, जो पूरे के पूरे इंडस वैली को, जो पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन या उस पर्टिकुलर स्टेट, मोहनजोदड़ो हो गया या हमारा शूरकोटड़ा हो गया, कालीबंगा, उन सबको कंट्रोल करता था। तो ये चार ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप कोई भी सिविलाइजेशन पढ़ो, आप चाइनीज सिविलाइजेशन पढ़ोगे, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ोगे, मेसोपोटामियन पढ़ोगे, आज भी अगर आपको इंडिया के सोसाइटी को अगर जानना होगा तो आप ये चार चीज पढ़ोगे ना। अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है कि इंडिया क्या है, तो मैं पढ़ूंगा अच्छा रिलीजन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, एग्रीकल्चर कैसा है, और पॉलिटिकल लाइफ कैसा है। अगर आप किसी सिविलाइजेशन के बारे में इन चार चीज़ों को पढ़ लेते हो तो आप ये समझो कि आपको सिविलाइजेशन के बारे में पता है। और यही सेम चीज़ हम लोग विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक डालना, रिलीजियस लाइफ लिखेंगे। पिछले क्लास की अगर बात करें तो हम अगर रिलीजियस लाइफ की बात करेंगे, अगर हम बात करें तो क्या देख पा रहे हैं, किन दो मेन भगवान की पूजा हो रही है यहाँ पे, शिवा एंड विष्णु। किसकी पूजा हो रही है? अब इन शिवा और विष्णु में भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शिवा के ऐसे कौन से अवतार की पूजा हो रही है,
वो तो हो ही रही है। एक कौन से ऐसे भगवान है, शिवा की ही एक किस रूप में पूजा हो रही है, वीरूपक्षा, ये पढ़े हैं ना, वीरूपक्षा के बारे में हमने पढ़ा है। इसके साथ साथ विष्णु को पूजा जा रहा है एज अ तिरुपति बालाजी में, ठीक है, यानी वेंकटेश्वरा। विष्णु की कैसे पूजा हो रही है, वेंकटेश्वरा के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके साथ साथ कहीं भी शक्ति या लक्ष्मी का जिक्र नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मेन प्रिंसिपल गॉड की हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाता है कि नेम एनी टू रिलीजियन सेक्ट हु वाज रियली एक्टिव इन विजयनगर एम्पायर, तो हमारा आंसर होगा शिवा और विष्णु। नहीं, शिवा और विष्णु तो भगवान है जिनको पूजा जा रहा है। अरे यार एक मिनट, शिवाइज्म और वैष्णविज्म, यानी शैव और वैष्णव, ये दो पंथ हैं जो दो भगवानों को पूजते हैं। एक पूजता है शिवा के वीरूपक्षा रूप को, एक पूजता है विष्णु के कौन से रूप को, वेंकटेश्वरा को। समझ में आया? अब लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई, मान लो अगर मैं फॉलो कर रहा हूं शिवा को, तो मेरी आने वाली जनरेशन शिवा को फॉलो करे, ये कंपलसरी नहीं है। फॉलो कोई किसी को करे, लेकिन सबके खिलाफ वो होता है ना, सबके लिए उनके लिए सेम रिस्पेक्ट होता है, सबके लिए सेम सम्मान होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आप किसी को भी ये लोग पूज रहे हैं, बट रिस्पेक्ट सबका हो रहा है। ठीक है, लिखना शुरू करेंगे। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल रिलीजन, अच्छा प्रिंसिपल रिलीजन क्या हुआ, हिंदुइज्म। ठीक है, द प्रिंसिपल रिलीजन ऑफ विजयनगर किंगडम, ऑफ विजयनगर किंगडम was Hinduism, was Hinduism। ठीक है, people generally followed, people generally followed शिवा एंड विष्णु। इसके साथ साथ किसी और भगवान का जिक्र हो रहा है क्या, मुरुगन का, वेरी गुड। इसके साथ साथ और किस भगवान का जिक्र हो रहा है, मुरुगन का, बहुत। फिर अयप्पा, ये अब साउथ इंडिया में आप ज्यादा देखेंगे, मुरुगन अयप्पा। और हम देख पा रहे हैं कि एक खास ऐसा सेक्शन है जो कि महादेव के नटराज अवतार की भी पूजा करता है। नटराज अवतार की पूजा ज्यादातर कौन लोग कर रहे हैं, खास करके कर रही थी देव दासी। ले रहे हैं यहां तक की बात, ठीक है, लिखना शुरू करेंगे। क्या था पॉइंट आखिरी का बताना, जनरली फॉलोड, ठीक है, हो गया। शिवा के आगे वीरूपक्ष ऐसे करके लिखना, विष्णु के आगे वेंकटेश्वर करके लिखना, ये शक्ति और ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मुरुगन अयप्पा, मुरुगन अयप्पा as well as Nataraj, Murugan, Ayappa, as well as Nataraj were also worshipped, were also worshipped। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि राजा कृष्ण देव राय अच्छे पोएट स्कॉलर सारे कुछ थे, उन्होंने वेदों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि चाहे वो रामायण हो, ठीक है, चाहे हमारे चार वेद हों, महाभारत हो, ये सारे जो ग्रंथ हैं उनको भी साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर में पढ़ा गया, यानी पढ़ने लिखने वाले लोग थे। और हम ये देख पा रहे हैं रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स को इसमें पढ़ा जा रहा है, लिखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और यहाँ पे पॉइंट है कि इसी टाइम पीरियड में विजयनगर किंगडम में भक्ति सेंट्स भी एक्टिव थे। अब भक्ति सेंट्स क्या हैं, भक्ति सेंट्स ये होते थे, देखो आज तो आपको आपके रिलीजन को फैलाना बहुत इजी है। अगर कोई, मान लो कि किसी को नहीं पता है हिंदुइज्म क्या है, तो मैंने उसे बताया। मुझे अगर किसी दूसरे देश में फैलाना हुआ, तो मैंने एक फेसबुक का ग्रुप बनाया, मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया, आप देखते हो कि जिसपे अपने धर्म के बारे में मैं बता पा रहा हूँ। लेकिन पहले के ज़माने में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो पहले के ज़माने में इन सारी चीज़ों का काम करते थे भक्ति सेंट्स।
ये रिलीजन को प्रोपगेट करते थे, आइडियाज को बताते थे, राम कृष्ण विष्णु क्या है ना, शक्ति क्या है, मतलब कि धर्म से जुड़ी सारी बातों को प्रोपगेट फैलाने का काम। इसके साथ ही साथ कोर्ट्स में जाकर के, कोर्ट्स मतलब किंगडम जहाँ पे राजा बैठते हैं, वहां पे उन्हें बताना धर्म के बारे में, धर्म क्यों फॉलो करना चाहिए, रिलीजन क्या है, किस तरह से आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, मतलब सारी जो धार्मिक बातें होती थी, और उन्हें फैलाने का काम करते थे हमारे भक्ति सेंट्स, एंड वन ऑफ देम इज रामानुजा। लिखेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड विजयनगर किंगडम वॉज ब्लेस्ड विथ विजयनगर किंगडम वॉज blessed with bhakti saints such as ramanuja ramanuja and shavyata, रामानुजा एंड शव्यता। ठीक है, दो काफी है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन रिलीजन को लेके एक्सट्रीमिज्म नहीं था कि नहीं तुम्हें फॉलो करना है, ऐसा नहीं था। आपको पसंद है आप फॉलो कीजिए, नहीं पसंद है आप फॉलो नहीं कीजिए। यानी सोसाइटी जो थी बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थी कि अगर आपको नहीं फॉलो करना है तो ठीक है, वेल एंड गुड। आपको नहीं समझ में आ रही है, वेल एंड गुड। क्लियर है यहाँ तक की बात? ऐसा नहीं है कि नहीं यू हैव टू फॉलो इट, ऐसा कुछ नहीं था। रिलीजन को अगर हम फिर से समझें, शिवा विष्णु मेन भगवान, दो भगवान हैं। इसके साथ ही साथ दोनों भगवानों के अलग अलग रूप, एक में वीरूपक्षा की पूजा हो रही है। अब बहुत जगह महाकाल वगैरह का भी जिक्र है, वीरूपक्षा की पूजा हो रही है। दूसरी जगह तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी की बात हो रही है, मुरुगन अयप्पा की पूजा हो रही है। नटराज की पूजा कर रहे हैं कौन से लोग? जो लोग थोड़े से कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, क्योंकि वो अब अगर किसी को कोई क्लासिकल म्यूजिक पढ़ेगा सीखेगा तो वो सरस्वती की पूजा करेगा ही करेगा, माँ सरस्वती की। ठीक है, अब उसी तरह किसी को अगर डांस अच्छा सीखना है तो उसे नटराज वो लोग पूछते थे। क्लियर है यहाँ तक की बातें? रिलीजन पॉलिसीज और रिलीजियस लाइफ समझ में आया। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, लिखेंगे नेक्स्ट क्या था हमारा। रिलीजन पॉलिसीज के बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। लिखो इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, स्लैश डाल के लिखना एग्रीकल्चर लाइफ। हम लोग इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को एक साथ पढ़ेंगे। अभी जो लोग हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है किस तरह का इकोनॉमिक लाइफ होगा? बताइए मुझका, कैसा इकोनॉमिक लाइफ हो सकता है? अच्छा, अच्छा और बुरा नहीं है। बताओ केशव, कैसा इकोनॉमिक लाइफ होगा विजयनगर एम्पायर में? बताओ अनुपम। हाई लेवल का होगा। वो अच्छा बोला, तुम इंग्लिश में हाई लेवल का बर्द बना दिए। रिच फैमिली। अब ये थोड़ा और इलेबोरेट हो रहा है। इकोनॉमिक लाइफ की हम बात करें तो विजयनगर एम्पायर का मेन जो इकोनॉमी था, ये टैक्स वगैरह से नहीं चलता था। जैसे हम बहुत ज्यादा ऐसे सिविलाइजेशन देखे हैं जो एकदम टैक्स से पैसा कमाते थे, टैक्स लिया जाता था। लेकिन विजयनगर एम्पायर का मेन सोर्स ऑफ इनकम था, लिखते चलना, फैक्टर्स जो हैं वो क्या है? पहला, रिच एग्रीकल्चर। अब हम लोग इसी को इलेबोरेट करेंगे कि रिच एग्रीकल्चर है क्या। हो गया। रिच एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर, ठीक है, रिवर्स, ठीक है, यानी ये वाला जो हमारा एरिया है, दिस इज हाईली फर्टाइल लैंड। कैसा लैंड है ये? और उस वक्त और अभी भी साउथ इंडिया इज मेनली नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस की। बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी, है ना। राइस के साथ साथ वीट की तो उतनी बात नहीं हो रही, बार्ली हो गया, मेज हो गया, ये सब अच्छे क्वांटिटी का जो कैश क्रॉप भी और फूड क्रॉप भी। डिफरेंस पता है कैश क्रॉप और फूड क्रॉप के बारे में? कैश क्रॉप वैसा क्रॉप है जो जनरली हम लोग इसलिए उसकी पैदावार करते हैं ताकि हम उसे मार्केट में बेच करके पैसे कमा सकें। फूड क्रॉप वो है जो हम लोग साल भर अपने घर में रखते हैं कि उससे हम उसे हम लोग
खा सके, तो ये डिफरेंस है। तो हम देख पा रहे हैं कि रिच एग्रीकल्चर का हमेशा से एक सोर्स रहा है विजयनगर किंगडम और साउथ इंडियन एम्पायर, बिकॉज रिवर्स का होना, फर्टाइल लैंड का होना, मैंने बताया था ना रायचूर दोब हम लोग पढ़े थे जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, ये होना विजयनगर का। तो इससे क्या होता था, किसान की जो एक इनकम होती थी वो बहुत ज्यादा अच्छी होती थी, मार्केट में अच्छे वैल्यूज मिलते थे। एक बात और, इन सबके साथ यहां पे थोड़ा ये भी देखना है कि इस वक्त तक कौन आ गए थे इंडिया में, मेन क्या था काम इनका, ट्रेड करना। इंडिया से अच्छा खासा माल ले जा करके विदेश भेजते, अपने देश ले जाते थे, अपने कॉन्टिनेंट ले जाते थे, पैसा कमा करके हमें देते थे। हमें क्या देंगे, हम ही से पैसा ले जाते थे। ठीक है, उसके बाद बोले आपके साथ छोटा सा प्रैंक हो गया है। तो इस तरह से यूरोपियन आए, पोर्तुगीज, और इस तरह से गए, अपने साथ लाते थे। ठीक है, अपने डॉलर भी ले आ रहे हैं, ठीक है, यूरो भी कर ही दो। ये सब अपने साथ ढेर सारा पैसा लाते थे, यहाँ पे खरीदारी करते थे और उसके बाद ये अपने देश चले आते थे। अच्छा, बिजनेस अगर हो रहा है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब आपका इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। आज इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने में, डेवलप होने में एक जो बहुत बड़ा रीजन है वो है कि इंडिया इज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर नेशन है ना। आप, अब बैंगलोर को यार हम लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली कहते हैं। उसका अकेला जो स्टेट का जो जीडीपी है वो बहुत ऐसे अंडर डेवलप्ड या अफ्रीका के बहुत सारे नेशन है जिससे ज़्यादा है। और उसका मेन रीज़न क्या है कि साउथ इंडिया में अभी की बात कर रहा हूँ, बैंगलोर एक सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर डेवलपिंग हब है। तो अब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो बाहर की कंपनी सेटअप हो रही हैं, बाहर की कंपनी सेटअप हो रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल रहा है लोगों को, जिससे ज़्यादा अगर रोजगार होगा, पैसा कमाएंगे तो टैक्स देंगे, और ये सारी छोटी छोटी मैकेनिज्म मिल करके किसको बूस्ट करती हैं, इकोनॉमी को। किसको बूस्ट करती हैं? अब साउथ इंडिया में पुराने ज़माने में तो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो रहा था, लेकिन एक और चीज़ डेवलप हो रहा था, सिल्क, साउथ इंडियन कांजीवरम सिल्क। वैसे कांजीवरम तमिलनाडु के एरिया की हम बात करते हैं, लेकिन सिल्क बहुत अच्छा खासे बहुत अच्छे खासे क्वालिटी का यहाँ पे हमें मिलता था। पोर्तुगीज आते थे इंडिया में, सिल्क ले जाते थे, और क्या क्या ले आते थे हमसे, राइस नहीं ले आते थे, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मसाला ही है हाँ हाँ, ठीक है। तो स्पाइसेस वगैरह ले आते थे, सिनेमन ले आते थे, दालचीनी, तो हमसे अच्छा खासा ट्रेड करके ले जाते थे, जिसके कारण विजयनगर एम्पायर को बूस्ट मिलता था। एक और रीजन, एक और जोग्राफिकल रीजन जिसके कारण विजयनगर एम्पायर एक अच्छा किंगडम और एक अमीर किंगडम था, वो था ड्यू टू कोस्टल रीजन। कोई बता सकता है इससे, कोई एक्सप्लेन कर सकता है जिन्होंने, अच्छा, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 14, ये मॉडर्न हिस्ट्री में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से कोई एरिया का कोस्टल रीजन वहां पर की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। कौन बता सकता है ये? ठीक है, सी रूट से ट्रेड होगा, हाँ, ठीक है, टैक्स होगा, बताइए मुस्कान। और बताओ संदीप, किस तरह से अगर कोई एरिया, अगर कोई एरिया कोस्ट में है, अगर कोई एरिया कोस्ट में है तो वो कैसे डेवलप होगा? इसका एग्जांपल देता हूं, जो 4 मेगा सिटीज जो हम लोग बहुत बचपन में पढ़ते थे, महानगर, वो कौन कौन थे? दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे ऐसे हैं जो कि किस पे मौजूद हैं, जो किस पे मौजूद हैं? कोलकाता को आप देख लो, बैंक है कोस्टल एरिया में, मुंबई कोस्टल एरिया में, चेन्नई कोस्टल एरिया में। यानी कि अगर आप कोस्टल एरिया में हैं तो आपका ट्रेड बहुत अच्छा होगा। दुनिया कितनी भी डेवलप हो जाए, एयर ट्रैफिक कितना भी अच्छा हो जाए, ट्रेड करने का आज भी सबसे बेस्ट रूट है, समझ में आया? ट्रेड करने के लिए आज भी हमको क्या करना चाहिए? सी रूट। आप देखो बड़ा बड़ा जो इतना ये पैनमा स्ट्रेट हो गया, मलक्का हो गया स्ट्रेट, ये सब का सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, ये सब के सब कुछ देश तो ऐसे हैं जो बस पैसा कमाते हैं बस शिप ट्रेडिंग पे, जिसमें से एक कंट्री है पैनमा, मर्चेंट नेवी। पैनमा कैनाल नाम का एक कैनाल है, खुलता है, पैनमा को खूब सारा पैसा मिलता है बस ट्रेडिंग की वजह से। एक टोल टोल नाका ही उस देश को चला रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कोस्टल रीजन में हैं तो आपका ट्रेड डेवलप होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का सबसे वेल डेवलप्ड सिटी है सिडनी,
ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। सिडनी भी मौजूद है आपको कोस्टल एरिया में। यानी कि जो भी देश, शंघाई वगैरह को देख लो तुम, टोक्यो वगैरह को देख लो, जो भी नेशन, न्यूयॉर्क कितना डेवलप क्यों है? कोस्टल एरिया के पास है। जो भी स्टेट, जो भी सिटी कोस्टल एरिया के पास होगा, ट्रेड वहाँ पे बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि विजयनगर तो पूरा ही किस पे फैला हुआ है? कोस्टल एरिया में। इस वजह से विजयनगर एम्पायर में अच्छा खासा हमको इकोनॉमी देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये सारा तो हो गया, चलो रिच रिच एग्रीकल्चर हो गया, पोर्तुगीज का आना हो गया, ये मत लिखना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिल्क हो गया, इसके साथ साथ ब्लैक पेपर हो गया। लेकिन एक और रीजन जो आपको समझना चाहिए वो है ज्योग्राफी ऑफ विजयनगर, यानी कि कोस्टल रीजन। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ये आ गया। ठीक है, लास्ट का टॉपिक बताइए, पॉइंट उसमें। चलो इसको लिखते हैं, लिख रहे हो सबको? ए लिखो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रायचूर दोब, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रायचूर दोब, द विजयनगर एम्पायर, द विजयनगर एम्पायर was a rich agricultural, the Vijayanagar Empire was a rich agricultural spot, hotspot लिखना। ठीक है, आगे लिखना। Staple foods such as rice, staple foods such as rice was used as cash as well as food crop, cash as well as food crop। क्लियर है यहाँ तक की बात है? ठीक है, आगे लिखेंगे। We know that this time, we know that during this time, किनका इन्वेजन हो गया इंडिया में? पोर्तुगीज का। वी नो ड्यूरिंग दिस टाइम पोर्तुगीज इन्वेडेड इंडिया, पोर्तुगीज इन्वेडेड इंडिया, पोर्तुगीज इन्वेडेड इंडिया एज अ ट्रेडर, एज अ ट्रेडर। और हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा है कि कृष्णदेव राय का कैसा रिलेशन था पोर्तुगीज से? फ्रेंडली रिलेशन था, क्योंकि उनको था कि भैया मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे इनके साथ बिजनेस और थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन को डेवलप करना है। ठीक है, कुछ छूट रहा है क्या? हो गया, बताइएगा पॉइंट। एज अ ट्रेडर, ठीक है। एंड सिंस विजयनगर किंगडम वाज, एंड सिंस विजयनगर किंगडम was a rich agricultural place, was a rich agricultural place, ठीक हो गया। they had a good business, they had good business with Portuguese। कौन कौन सी चीजों में डील कर रहे थे बताओ अनुपम? कौन कौन सी चीजों का डील हो रहा था पोर्तुगीज और विजयनगर एम्पायर के बीच में? सिल्क, ब्लैक पेपर, सैफ्रॉन और सिनेमन, ये वो चीज़ें हैं। और भी अलग अलग, जैसे जायफल हो गया, फिर तुमको इलायची हो गया, ये सारा चीज़ होता था, क्लोव्स हो गया। लेकिन वो ये वो इम्पॉर्टेंट क्रॉप हैं, ये वो इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं जिनका एक्सचेंज होता था किनके बीच में? विजयनगर एम्पायर और पोर्तुगीज के बीच में। यूरोप सिल्क से पूरी तरह से अनजान था। सिल्क दो ही जगह होता था उस वक्त इंडिया में, वर्ल्ड में, चाइना एंड इंडिया। और इस वजह से पोर्तुगीज से अच्छा खासा हमारा विजयनगर किंगडम ने अच्छे से डील किया था। लिखेंगे सिल्क, ब्लैक पेपर, सैफरन, सिल्क, ब्लैक पेपर, सैफरन, सैफरन एंड, और क्या? सिनेमन। सिनेमन पता है ना, दालचीनी कहते हैं। ठीक है, वॉज एक्सचेंज्ड बिटवीन। अच्छा, क्या पोर्तुगीज भी हमें बदले में कुछ देते थे क्या, सिवाय पैसे के? और कुछ भी देते थे पोर्तुगीज? टोबैको वगैरह देते थे हमें, ठीक है। और एक बार जैसे ही टोबैको की लत लग गई लोगों को, निकोटीन जैसे ही पता चला, सबने कहा बस यही है जो है, ठीक है। हाँ, बहुत जगह ऐसा, बहुत किंग को तो बहुत सारा ऐसा किंग है छोटे छोटे रीजन में, क्योंकि उस वक्त इंडिया में बहुत सारे किंग थे। विजयनगर एम्पायर के आसपास भी छोटा छोटा किंग
बहुत सारे किंगडम थे। बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि वास्को ड गामा बस टोबैको लेकर के गया है, उनको दिया, बोला इसको खा के देखिए आपको कैसा लग रहा है। तो पहले अब उस वक़्त ऐसा नहीं था कि वैधानिक चेतावनी आता, ऐसा कुछ नहीं था। लोग खाए और हाय हो गए, बोले बस तुमको जो ले जाना है यहाँ से ले जाओ, बस ये चीज़ लाते रहो। हाँ, हाँ, एकदम अच्छा खासा क्वांटिटी में पोर्तुगीज़ हमारे इधर लाते थे, ठीक है? दो त और कुछ चीज़ जो वो अपने साथ लाए हैं, आजकल हमारे स्टेपल फूड में भी है, जैसे टैमरिंड हो गया, टोमेटो हो गया, कोकोनट करीज़ पेस्ट वगैरह बनाने का हो गया और बहुत सारे नॉन-वेज रेसिपी, श्रिम्प वगैरह खाने का चलन शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वालिटी के रिवर्स फ्लोइंग थे, तो पोर्तुगीज़ यहाँ से अपने लिए खाने के लिए फिशेज़ मछलियाँ वगैरह भी ले जाते थे, ठीक है? जिसके कारण वो उससे भी पैसा कमा कर के हमें देते थे। हमें मतलब विजयनगर एम्पायर को, हमको क्यों देगा यार पैसा? बिहार में आता उस वक़्त तो उसको क्या ही मिलता, ठीक है? ऐसा नहीं है। हाँ, देखो उसको, ठीक है? वो बाँध देता भैंस उसमें यार वो भेजने के लिए उधर, ठीक है? फिर आज पोर्तुगीज़ लोग भी भोजपुरी में भी वो रोनाल्डो बात करता, ठीक है? हाँ, हाँ। ऐसे बहुत सारे 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो रह चुके हैं पोर्तुगीज़ के जो ट्रेस बैक करते हैं वास्को ड गामा के टाइम से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे एक तुमको उरुग्वेन प्लेयर है डेविड नूनेज़, ठीक है? उसके बहुत पुराने के रिश्तेदार कहते हैं कि वो आए थे एज़ अ ट्रैवलर इंडिया में। ठीक है? अब कितनी उसमें सच्चाई है, कितनी नहीं, ये नहीं पता, लेकिन उसको खेलते हुए देखते लगता तो नहीं है कि कोई ऐसा रहा होगा। ठीक है? तो इकोनॉमिक कंडीशन हमने देख लिया, उसके साथ हमने एग्रीकल्चर देख लिया, अब हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं सोशल लाइफ़ और सोसाइटी टॉपिक डालेंगे। सोशल लाइफ़, हो गया, ठीक है? लोग भले थे, किसी से कोई ज़्यादा मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता था, अपना काम करते थे, पैसा कमाते थे और खुशहाली से रहते थे। इसके साथ-साथ स्टेट को अच्छा खासा क्या देते थे? टैक्स। टैक्स भी देते थे, जो अमीर होते थे, हाँ, टैक्स का अलग-अलग था। इसके साथ ही साथ वुमेन की जो कंडीशन थी वो वुमेन की कंडीशन सही थी। कब तक? जब तक देवदासी की प्रथा चल रही थी और उनकी कंडीशन अच्छी थी। धीरे-धीरे इन सोसाइटी डिटोरिएट होना शुरू हो गया। अच्छा, विडो रीमैरेजेस हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है? विडो रीमैरेज किया जाता था, ठीक है? बच्चों को पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। ऐसा नहीं था कि नहीं तुम लड़की हो, तुम्हें पढ़ना-वढ़ना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें पढ़ने दिया जाता था। इसके साथ ही साथ सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन अच्छा था लोगों के बीच में। राजा को लोग एज़ अ फादर फिगर एंड एज़ अ गॉड फिगर ट्रीट करते थे, है ना? कि आप राजा नहीं, राजा हमारे लिए क्या हैं? भगवान हैं। तो सोसाइटी जो था वो एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी था, ठीक है? अब देखो, अब जहाँ पे पैसा है ना अच्छा खासा, वो सोसाइटी अच्छा होगा ही यार। पैसा आ रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो कोई क्यों मारपीट करेगा? अब जहाँ पैसा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, वहाँ वहीं पे मारपीट आप करोगे। हाँ, ठीक है? लिखना शुरू करेंगे। लिखो, द सोसाइटी ऑफ विजयनगर एम्पायर द सोसाइटी ऑफ विजयनगर एम्पायर was well developed was well developed because of the good economic condition because of the good economic condition कैसा कंडीशन है बढ़िया इकोनॉमिक कंडीशन है ठीक है ठीक है किंग वॉज ट्रीटेड एज अ फादर फिगर एंड एज अ गॉड फिगर king was treated as a god figure and a father figure condition of woman condition of woman was good in this time period वुमेन कंडीशन कैसा है अच्छा है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हो गया आगे लिखना देवदासीज वर ट्रीटेड देवदासीज वर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कोई कोई मंदिर तो ऐसे हैं साउथ इंडिया में जहां पे मेन पुजारी से पहले जो मेन पंडित हैं उनसे पहले वहां पर पूजा कौन करती थी देवदासीज
देवदासी को राजा के तरफ से, स्टेट की तरफ से उनको एक पेंशन भी दे दिया जाता था, ठीक है? उनको अच्छा खासा उनका सोसाइटी में वो बस इसलिए नहीं थी कि हाँ, उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता था। लेकिन यूरोपियंस का इंडिया में आना, अब यूरोपियंस का इंडिया में आना वो लोग देखे ही नहीं थे कि क्या है भाई ये सब चीज़, ठीक है? यूरोपियंस का इंडिया में आना और वुमेन का कंडीशन सोसाइटी में खराब होना, ये भी शुरू हुआ। क्यों? हम देखेंगे पोर्तुगीज़ के बारे में जब आप पढ़ोगे तो इन्होंने इतना बेकार काम किया है अपने रिलीजियस पॉलिसीज़ को लेकर के, ठीक है? क्योंकि यूरोप उस वक़्त उतना वेल डेवलप्ड नहीं था। रेनेसां वगैरह हो रहा था, लेकिन इसी टाइम पीरियड में यूरोप में बहुत विचक्राफ्ट भी चलता था। अगर किसी को शक हुआ कि भाई अ, कोई लेडी है उसको अच्छा खासा वो पढ़ना लिखना जानती है तो लोग कहते थे ये तो भूत है, लोग उसे मार देते थे। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा हुआ है यूरोप में 15th, 16th और 14th सेंचुरी के आसपास में इतने ज़्यादा चर्चेज़ की तरफ से इतने ज़्यादा महिलाओं को जला दिया गया, ये कह के कि नहीं इस पे इसके पास कोई ऐसी शक्ति है, सुपरनैचुरल फ़ोर्स है जो हम सबको बर्बाद कर देगी। वो पोर्तुगीज़ जब इंडिया आया और जब यहाँ पे ये देख रहा है कि वुमेन को इतने अच्छे तरीके से डांस कर रही हैं, इतना इनको क्लासिकल म्यूज़िक का नॉलेज है, इतना कुछ पढ़ लिख पा रही हैं, तो वो उसे लगा यार ये भी लगता है उसी कैटेगरी की हैं। तो पर्सुएशन शुरू हो गया वुमेन का और एक बार जब पोर्तुगीज़ आ गए, एक बार जब इंडिया में यूरोपियंस आ गए, तो इनका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। फिर ये एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में, एक रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन से एज़ अ ऑब्जेक्ट और बहुत ही गलत तरीके से इनको ट्रीट करना शुरू कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखना। पॉइंट क्या था? रिस्पेक्टेड एंड इवन होल्डेड पोज़ीशंस सच एज़ हाई प्रीस्ट एंड इवन होल्डेड पोज़ीशन सच एज़ हाई प्रीस्ट। क्लियर है ना? ठीक है? बस। सोसाइटी को हम लोग यहीं तक देखेंगे। हो गया। इकोनॉमिक कंडीशन हमने देख लिया। इसके साथ साथ हमने क्या देख लिया? एग्रीकल्चर देख लिया और सोशल लाइफ। कुछ और बचा है? नहीं बचा है। अब एक टॉपिक जो ऐसा बच रहा है जो आपको खुद से पढ़ करके आना है वो है फॉरेन ट्रैवलर्स ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। टॉपिक डालो। होमवर्क। होमवर्क लिखो। फॉरेन ट्रैवलर्स ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। हो गया। फॉरेन ट्रैवलर्स ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। अगर वो नोट्स देखोगे पीडीएफ जो मैंने सेंड किया था तो उसमें तुम्हें मिलेगा विजयनगर एम्पायर का, लेकिन फिर भी खुद से देखना कि विजयनगर एम्पायर के टाइम में कौन कौन से, सिर्फ कृष्णदेव राय नहीं, जब से विजयनगर किंगडम है, हरिहर और बुक्का के समय से जब तक अराविडू डायनेस्टी हुई है, तब तक कौन कौन से ऐसे ट्रैवलर हैं जो विजयनगर एम्पायर में आए हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? एंड विद दैट हमारा मेडिवल हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक दैट इज विजयनगर एम्पायर खत्म हुआ। हमने दो टॉपिक को कंप्लीट किया, चोला और अभी हम लोग थोड़ा सा मेडिवल पे पॉज लगाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री सिवाय आपके? क्या संदीप पढ़े हो? पढ़े हो ना मॉडर्न हिस्ट्री? बाकी पीछे पढ़े हैं सबको? मॉडर्न हिस्ट्री कहने का मतलब स्टार्टिंग फेज से 1885 के बाद से नहीं। हाँ, 1498 से किन लोगों ने पढ़ा है? जो नहीं पढ़े हैं वो। अच्छा, आप ही पढ़ी हैं। तुम पढ़े हो? नहीं? नीरज पढ़े हो? चलो कोई नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, कल तुम्हें मैसेज किए थे क्या? ठीक ठीक, वो मैं ढूंढ रहा था, मिलेगा मुझे, मैं सेंड कर दूंगा। फेमस डांस, फोक डांस और ये ना, पिछले बार सेंड तो किया था। अच्छा, अगर हो किसी के पास तो प्लीज़ सेंड कर देना, मैं देखूंगा अगर होगा। अगर है तो प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? जिसके पास भी होगा फेमस डांसेस, क्लासिकल डांस और रीजनल डांस और फोक डांस। ठीक है, ठीक। चलो ठीक है। मेडिवल हमारा खत्म। अब दूसरी बात, टेस्ट जो होगा, अभी नहीं, जब भी हो, ठीक है, वो इन दो टॉपिक से और जितने टॉपिक अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे उससे आएगा। आपके एनडीए लेवल का टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, ठीक है? उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे चोल एम्पायर से, विजयनगर एम्पायर से। दूसरी बात, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो करंट में चल रहे हैं मैं वो भी डाल सकता हूँ उसमें। इसलिए आप एशियन गेम के साथ साथ, हाँ, एक और टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। हो चुका है G20, खत्म हो चुका है। G20 के बारे में सारे फैक्ट एंड फिगर 2-3 पेज में अच्छे से पढ़ करके आओ, है ना? अगला कहाँ होने वाला है?
ब्राजील में। इससे पहले कहाँ हुआ था? अरे भाई इंडिया से पहले इंडोनेशिया में। ठीक है, सारा कुछ पता करो। G20 में क्या क्या कोई नया मेंबर शामिल हुआ है, वो सारा कुछ देखना है। ठीक है ना? क्या कह रहे हो? हाँ, 8 कमल के पंखुड़ी से उसको डिनोट किया गया है। नीचे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से। उन सब के बारे में आपके पास G20 से रिलेटेड एटलीस्ट 50 वन लाइनर्स होने चाहिए। एनडीए का ट्रेंड बदल चुका है, आपसे नहीं पूछेगा G20 कहाँ हुआ, मोदी जी किससे हाथ मिलाए। ठीक है। हाँ हाँ, ये सारी चीजें नहीं आने वाली। ठीक है। हाँ, हम लोग क्वेश्चन सेट करते फिर तो बन जाता कि आदित्य कुमार कौन से क्लास में पढ़ता है? 6 क्लास में। आदित्य कुमार को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? तो वो कहता था बैगन। ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके क्वेश्चन नहीं फ्रेम होने वाले। कहने का मतलब कि G20 एज वेल एज किससे? एशियन गेम्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। 50+ वन लाइनर्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का अभी मत करो, अभी तो शुरू ही हुआ है। ठीक है, अभी क्या इसराइल और हमास, देखो इसके बारे में ये नहीं पूछेगा कि बंदूक बंदूक कौन चला रहा है। जोग्राफिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। दूसरा एक पूछ सकता है, अगर पूछ ही लियो तो एक होमवर्क भी कर ही के आना। इसको पढ़ने चलोगे तो 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा। फिलहाल ये देख लेना कि क्या ब्रिटेन, मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इन सब की शुरुआत तो चलो बहुत पहले से हुआ है, लेकिन इसका मेन विलन ब्रिटेन भी है। ठीक है, दो कम्युनिटी के और लड़ाई पता है क्या है? लड़ाई इसलिए नहीं हो रही कि किसी को कुछ पैसा चाहिए, किसी से किसी को कुछ जमीन चाहिए। लड़ाई इस चीज के लिए हो ही नहीं रही है। बस एक लैंड एरिया है जहां पे तीन, जेरूशलम का नाम सबने सुना है? यरूशलम, ये वो जगह है जहां पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तीन इंपॉर्टेंट रिलीजन यहां पे डेवलप हुई हैं। ठीक है, तीन जो इंपॉर्टेंट रिलीजन हुई हैं, क्रिश्चियनिटी और क्या? जूडिज्म, यानी कि जो ज्यूज है। अब इस्लाम यहाँ डेवलप होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जन्म हुआ। लोग ऐसा कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आसमान में हेवन की तरफ चले गए। जूडिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं वो फॉलो यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर इसका जन्म हुआ है। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी से पहले जूइश थे। क्या थे? वो जन्म से क्रिश्चियन थे ही नहीं। एज अ जूइश फैमिली में जन्म हुआ था उनका, और फिर आगे चल करके जो भी हुआ कि उनको भगवान का मैसेंजर चुना गया। उनको कहा गया कि तुम एक नया धर्म बनाओ, जिस तरह बुद्धिज्म बना। बुद्धा पहले हिंदू हिंदू क्लैन में जन्म हुआ है, शाक्य क्लैन में उनका जन्म हुआ है जो हिंदुइज्म का फॉलोअर था। लेकिन आगे चल करके उन्होंने कहा कि नहीं, समाज में बहुत ज्यादा बुराई है, तो मुझे एक नए धर्म की स्थापना, मैं एक नया दर्शन रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ न्यू फिलोसफी। और जिसकी वजह से बुद्धिज्म आया एग्जिस्टेंस में। तो उसी तरह ये तीन इंपॉर्टेंट जगह हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट रिलीजन हैं जो कि इस छोटे से एरिया में युद्ध हो रहा है। और मेन वॉर हो रहा है बिटवीन इस्लामिक नेशंस एंड जूइश। दुनिया में कहीं भी ज्यूज हो, यहूदी जिसे हम कहते हैं, अगर कभी भी वो कभी भी इज़राइल आके बसना चाहे तो वो आराम से बस सकता है। उसके पास, ये पूरे दुनिया के जूइश के पास पावर है कि वो आकर के यहाँ पे बस सकता है। बहुत ज्यादा इसमें फैक्टर है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कम होना, अरेबियन इन्वेजन होना। अगर तुम इसराइल को देखोगे, इस तरह से बना हुआ है और आसपास में पूरा का पूरा अरेबियन नेशन उसको घेरा हुआ है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब बहुत सारा का सारा ऐसा पॉलिसीज है। वर्ल्ड वॉर 2 में उनके साथ बहुत गलत तरीके से ट्रीट हुआ। हिटलर तो बिल्कुल उससे फूटे आंख निभाते थे जो, है ना? तो ये सारी कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। तो अब क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर इज़राइल में छोटे से जगह के लिए ये जंग हो रही है। और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से हो रही है। पहले लोग घोड़े पे लड़ करके आते थे, लड़ते थे। अब लोग पैराशूट और एयरप्लेन से लड़ रहे हैं। बस यही फ़र्क हुआ है दोनों में। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन फ्रेम करने की इसमें बात होगी तो एक डिक्लेरेशन पढ़ना होता है, ब्रिटेन का डिक्लेरेशन। ठीक है? ये थोड़ा-सा ढूँढना कि क्या ब्रिटेन कुछ ऐसा साइन वगैरह कराया है क्या इज़राइल में? और इसका हिंट मैं दे रहा हूँ, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसपास में हुआ है। ठीक है? देखना क्या ब्रिटेन कभी इन्वॉल्व रहा है? ब्रिटेन ने दोनों को लड़ाया है।
मुस्लिम्स को भी लड़ाया है यहाँ पे और जूइश को भी लड़ाया है। यानी फूट डालो और राज करो वाला जो राजनीति होता था ना, वो यहाँ पे इन्होंने किया है। हाँ, क्लियर है यहाँ तक की बात? तो इस तरह से इज़राइल और अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि गाज़ा पट्टी क्या है और वेस्टर्न प्रोविंस में क्या है? क्या कोई ऐसा सी है जो यहाँ से लगा हुआ है? लैंडलॉक कंट्रीज़, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन ज़्यादा होता है, जो वो सब पूछेगा। रेफ़र करो जो बिल्कुल बेसिक चीज़ होता है। अगर टीवी न्यूज़ चैनल की डिबेट देखने जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो तो तुम्हें लगेगा, कल मैं एक देख रहा था न्यूज़ चैनल में, उसमें ग्राफ़िक ऐसा था कि एंकर ही निकल रही है वो टैंक से। हाँ, वो ऐसा करके दिखा रही थी। हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा-सा देख लेना। जी20 को बहुत अच्छे से कवर करना है, 51 लाइनर। एशियन गेम्स के एटलीस्ट 51 लाइनर्स आपके टिप पे होने चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन पता है कैसा पूछा है, 1 लाइनर तो पूछ रहा है, लेकिन उसी में स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपका स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगा तो आपका टॉपिक सॉल्व नहीं हो पाएगा। विद दैट हम लोग आते हैं मॉडर्न इंडिया में। 2-3 टॉपिक इसमें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया। सबसे पहला टॉपिक और चैप्टर, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। भारत में यूरोपियन शासकों का आना, यूरोपियन शक्तियों का आना, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। आज मैच है क्या? श्रीलंका से? अब श्रीलंका तो कल ही खेला था यार। क्या मस्त एक्टिंग कल किया था वो मोहम्मद रिजवान, किसी ने देखा था उसका बैटिंग? अरे भाई, ऐसा लग रहा था कि एकदम शहीद ही हो जाएगा। उससे पूछा बाद में, उससे पूछा एंकर ने कि क्या बहुत ज़्यादा चोट लगी? तो बोला सम टाइम इट इज़ पेन, सम टाइम इट इज़ एक्टिंग। हाँ, ऐसा करके वो लिखा था उसपे, ठीक है, लेकिन अच्छा खेला। पाकिस्तान अच्छा खेला है नहीं, लेकिन श्रीलंका बहुत बुरा खेला, ठीक है। उतना ज़्यादा रन बना करके भी अगर हार जा रहे हो इतनी ईज़ी, हाँ, वो अलग बात है कि इस बार बैट्समैन फ्रेंडली पिच बनाया है, क्योंकि पैसा सबको कमाना है, ठीक है। लोग अगर छक्के-चौके नहीं लगेंगे तो क्यों कोई लोग आएगा देखने के लिए? तो इसलिए इस बार थोड़े से बैटर फ्रेंडली पिच बनाएँ, लेकिन इंडिया का जहाँ मैच होगा वहाँ पे पिच टर्न होगा। हमारे पास अच्छे स्पिनर हैं, उनके पास नहीं है, तो हमारी इसमें क्या गलती है? ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें तो हम लोग, एक ये है कि 1498, चलो 1498 तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन 1498 से पहले की भी चीज़ पढ़नी है हमें। और ये सारा कुछ शुरू होता है एक अजीब से सनक से। ये सारा कुछ शुरू होता है एक अजीब से पागलपन से, जो पोर्तुगीज़ के पास था, जो ब्रिटिशर्स के पास था और स्पेनिश के पास था, कि हमें इंडिया का सी रूट ढूँढना है। क्या ढूँढना है हमें? थोड़ा-सा देखते हैं कि हिस्ट्री किस तरह से इवॉल्व हुआ है इस रीजन में। मिडल ईस्ट। इस रीजन को भी बिल्कुल भूल जाना। इन 3 रीजन को थोड़ा-सा देखना। एशिया, अभी भी और पहले भी और आने वाले हमेशा सालों तक 2 ही सुपर पावर रहा है एशिया में, इंडिया एंड चाइना। दोनों के पास बेशुमार दौलत, बेइंतहा पैसा, और इस सारे चीज़ से यहाँ पे इतना मिठाई अट्रैक्ट किया बहुत सारे मधुमक्खी को। हाँ, वो मधुमक्खी जो आए यहाँ पे खूब सारा पैसा का लूट-पाट करने। पहले ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यूरोप और इंडिया के बीच में ट्रेड 1498 वास्को ड गामा के बाद शुरू हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बात ये था कि उस वक़्त यूरोप से लोग एशिया, यूरोप से एशिया अगर आना होता था, तो एक पर्टिकुलर रूट को फ़ॉलो करते थे। कौन से रूट को? कौन से रूट को? सिल्क रूट से। देखते जाना, ये सारे टॉपिक को थोड़ा-सा समझना। सिल्क रूट, अब सिल्क रूट क्या है? तो सिल्क रूट वाज़ एन एंशिएंट बिज़नेस रूट व्हिच कनेक्टेड यूरोप विथ एशिया।
कहाँ से कहाँ तक? कंट्रीज़ की मैं बात करूँ, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, टर्की, उसके बाद मिडल ईस्ट में आ जाओ, इज़राइल, इराक, सीरिया, मिडल ईस्ट में यूएई वाला आज का टाइम, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान तो था नहीं लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ सको। पाकिस्तान, इंडिया, और ये रूट एंड होता था चाइना में। यानी यहाँ से लोग यहाँ और यहाँ आते थे सिल्क रूट से। बहुत अच्छे से कामकाज चल रहा था, है ना? बिज़नेस अच्छा चल रहा था, यूरोप के लोग अमीर होते जा रहे थे। लेकिन इस वाले रीजन में जहां भी ये सब हो रहा है, यहाँ हमेशा ऐसा होता रहता है। मिडिल ईस्ट को मैं पटाखे की फैक्ट्री कहता हूँ, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है हैपनिंग। ठीक है, हाँ, एकता कपूर की सीरियल की तरह यहाँ कभी कुछ रेस्ट नहीं रहता। ये बिल्कुल बोरिंग जगह नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ हमेशा होता रहेगा। हाँ, यहाँ पे है 365 डेज दिवाली यहाँ पे, ठीक है, बिग बिलियन डेज यहाँ पे हमेशा रहता है। थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट ने, देखो आप हिस्ट्री तब तक नहीं समझ पाओगे अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास हमको बढ़िया नोट्स मिल जाए, हम रट करके हिस्ट्री पास कर लेंगे, तो आपके साथ प्रैंक हो जाएगा। क्योंकि आप जब तक इसको नहीं समझोगे आप समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि मैं मॉडर्न हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन ऐसे बना सकता हूं जिसमें मैं टच भी ना करूं पोर्तुगीज और किसी भी एम्पायर को, लेकिन सारा कुछ इससे रिलेटेड होगा। तो देखते हैं किस तरह से मिडिल ईस्ट ने चेंज कर दिया पर्सपेक्टिव यूरोपियंस का कि अब हमें एक रूट चाहिए। फिर से देख लेते हैं, यूरोप और एशिया, कौन सा रूट चल रहा है ये? अब देखो, पैसे लोग कमा रहे थे, यूरोप से लोग एशिया आते थे, यहाँ से ले आते थे, पढ़ चुके हम लोग, सिल्क वगैरह लेके आते थे, पैसा वगैरह जो भी बिजनेस होता था। मिडिल ईस्ट में अरेबियन मुस्लिम ट्राइब्स ने कहा कि तुम हमें पैसे दो। यूरोपियंस ने कहा भाई ठीक है पैसे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स लो, टैक्स लो, ठीक है। यूरोपियंस एशिया से 1000 रुपए कमा के जाते थे, 100 टैक्स दे दिया कि चलो 100 रुपए दे दिए, आगे बढ़ने लगी चीज। पहले इराक ने लिया, ईरान, सीरिया, अब सब ने कहा कि अब एक जगह टैक्स नहीं तुम दोगे, अब तुम इस पूरे रूट पे टैक्स दोगे। पूरे रूट पे ही। मान लो कि आप यहाँ से चले हो, आप पाटलिपुत्रा ये कंकड़बाग कॉलोनी से राजेंद्र नगर की तरफ गए, वहाँ भी टैक्स दो, स्टेशन गए वहाँ भी टैक्स दो, है ना? और टैक्स आते आते पता चला स्टेशन पहुँचने के बाद अब टिकट लेने का भी आपके पास पैसा नहीं है। तो वही हाल हुआ, होना शुरू हुआ यूरोपियंस के पास के साथ। इतना ज़्यादा बेचारे ने टैक्स दे दिया कि अब ये लोग प्रॉफिट में नहीं, माइनस में, लॉस में चले गए ये लोग। टैक्स दे भी दे, चलो चलो ठीक बात है, टैक्स देने के बावजूद भी लूट पाट करना, मार देना, है ना, और ज्यादा पैसे निकाल लेना। मतलब कि बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी किनकी? यूरोपियन बिजनेसमैन और ट्रेडर्स की, जो कौन से रूट पे बिजनेस कर रहे थे। समझ में, यहां तक की बात क्लियर है सबको? सिल्क रूट का सिग्निफिकेंस पता चल गया सबको? ठीक है, ये सारी चीजें हुई, परेशान हो गए लोग कि यार अब कुछ करना चाहिए। इसी टाइम पीरियड में दो पैरेलल हमेशा चीजों को लेकर के चलेंगे हम लोग। एक तरफ हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं किसका? सिल्क रूट का। और एक तरफ एक नया चीज हो रहा है यूरोप में, रेनेसांस, जिनको हम पुनर्जागरण कहते हैं। मैंने अभी बताया था ना कुछ देर पहले कि जो लोग पढ़ते लिखते थे उनको भूत पिशाच समझा जाता था चर्चेज में। यूरोप ने कहा कि नहीं, अब सही समय आ गया है जब हमें पढ़ना लिखना शुरू करना होगा। इसी वक्त मेजर इन्वेंशंस हुए, मेजर पेंटिंग्स बनाई गई, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सबको लोगों ने पढ़ना शुरू किया। थ्योरी दी गई कि नहीं भैया अर्थ चपटी नहीं, अर्थ गोल है, मानने को कोई तैयारी नहीं। कोई कह रहा है कि नहीं, डेथ के बाद इंसान की रूह रह जाती, कोई समझने को तैयार नहीं। लोगों ने कहा, यूरोपियंस में जो ऐसे लोग थे, यूरोप में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आने वाली फ्यूचर के अच्छे भविष्य के कारण पढ़ करके खुद जान दी। आप ये सोचो कि आप बहुत अच्छा पढ़ो, आप एकदम तगड़ी पीएचडी वगैरह आप एक्वायर कर लो, और आपको अब मरना पड़े, क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई इतना क्यों किए। ठीक है, तो आप लोग जैसे स्टूडेंट सेफ रहते हैं यूरोप के उस टाइम में, परेशान मत हो। ठीक है,
तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे अच्छा खासा पढ़ाई का टाइम चल रहा था, रेनेसांस हो रहा था। इसी बीच 3 ऐसे देश हैं जिनको लगा कि ये पढ़ाई-लिखाई तो होती रहेगी, पैसा कमाया जाए। और ये 3 नेशन हैं पोर्चुगल, स्पेन और इंग्लैंड। एक और नेशन को ले लो फ्रांस, लेकिन ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि इसे अपने परेशानी में ये खुद ही परेशान था बहुत ज़्यादा। पोर्चुगल, स्पेन और इंग्लैंड में ये डिसीजन हुआ कि अब ऐसा है, एक तो सिल्क रूट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। अब हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट चाहिए, अगर नहीं मिला तो बिज़नेस तो छोड़ो, जो जाओगे अब वो हो गया ना, वो हाँ, वो मौत का कुआँ वाला जो गेम होता था, वो होने लगा अब, कि एशिया जाना मतलब वापस नहीं आना। पैसा-वैसा छोड़ दो, अगर जान बच पाई तो वही बहुत है। और यहाँ से एक डेवलपमेंट हुआ सी रूट। अब सबने कहा कि अब इंडिया के लिए हमें सी रूट ढूँढना है। और इसमें जो सबसे 2 ऐसे नेशन हैं देखो, जो हमेशा से इन सारी चीज़ में मेहनत मशक्कत वाला काम ना पोर्टुगल और स्पेन करता था, और पैसा कमाने का काम इंग्लैंड करता था। ठीक है? हाँ, कोलंबस को देख लो, ठीक है? इटालियंस वगैरह भी इसमें थे। इंडिया के लिए ट्रेड रूट डेवलप करने का शुरू हुआ, और प्रिंस हेनरी नाम का एक बंदा था पोर्टुगल का, उसने कहा कि नहीं, मैं ट्रेड रूट ढूँढूँगा इंडिया का। इंडिया का ट्रेड रूट मैं ढूँढूँगा। बिल्कुल तैयार हो गया, सारा कुछ सही हो गया। चीज़ें स्टार्ट होती कि बेचारे की डेथ हो गई। लेकिन उसी बीच अब कितनी कहानी सच है कितना नहीं पता, एक बहुत ही शराबी किस्म का सेलर, जो नेवी से जिसको धक्के मार के निकाल दिया गया था, उसने अपनी एक टुकड़ी बनाई छोटी सी और कहा कि मैं ढूंढूंगा इंडिया का रूट। और वहां पे आता है वास्को ड गामा। अगली बार अगर आप किसी शराबी से मिलें तो उसको जज मत कीजिए, क्या पता वो कोई नया रास्ता ढूंढ दे, है ना? वास्को ड गामा ने कहा कि मैं ढूंढूंगा सी रूट टू इंडिया। वास्को ड गामा लाओ लश्कर के साथ तैयार, बिल्कुल तिलक वगैरह करवा करके, बिल्कुल जैसे घर से आप लोग एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं दही चीनी खा करके, है ना? और मन ही मन ये तो लगता है कि यार टॉपिक तो सारा छूट ही गया है, ठीक है? ख़ैर, वास्को ड गामा निकला इंडिया के लिए। इंडिया आ तो रहा था बेचारा, देखो पोर्टुगल यहाँ पे है, बिल्कुल एज ऑफ द यूरोप पे, इंग्लैंड यहाँ पे, बगल में स्पेन, ठीक है? यहाँ पे कौन-सा सी है? मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे कौन-सा? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और उसके सबसे नीचे साउथ अफ्रीका, ठीक है? जाना है इसे कहाँ पे? और यहाँ पे है अरेबियन सी। पोर्टुगल को, वास्को ड गामा को ये क्रॉस करके अब पता तो उस वक़्त था नहीं कि कहाँ पहुँचना है। यहाँ से निकला है, अफ्रीका आते-आते-आते पहुँच जाता है ऑन द सदर्न पार्ट, नाम है केप ऑफ गुड होप। एक और केप है लेकिन है उसका केप ऑफ हॉर्न, वो आपका साउथ अमेरिका में। ख़ैर, वास्को ड गामा यहाँ पहुँचता है और हाशिम आमला के दादा-परदादा वहाँ पे थे। हाँ, सही बात है। यहाँ से गुजरात की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो अफ्रीका जाती थी, साउथ अफ्रीका, गन्ने की खेती के लिए। और वहाँ पे वो लोग बस गए। हाशिम आमला है ना क्रिकेटर साउथ अफ्रीका का, देखा है किसी ने उसको? वो अच्छा प्लेयर है, ठीक है? उसके फ़ोरफ़ादर्स वहीं पे बस गए क्योंकि वो आए थे वहाँ पे टी प्लांटेशन के लिए, सॉरी, शुगरकेन प्लांटेशन के लिए। वास्को ड गामा देखा कि गोरे लोग तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन काले भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश लोग हैं, ब्राउन मुंडे वहाँ पे हैं। तो वास्को ड गामा को लगा कि इंडिया पहुँच गए हम लोग। वो एकदम बिल्कुल पोर्टुगल में बात पहुँच गई कि भैया वो पहुँच गया। जैसे भी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, इस बार जो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, एक ही रैंक पे 2 लोग पास हुए हैं। ये सुना होगा, एक ही रैंक है और 2 लोग ने कहा कि हम भी पास हैं, हम भी। एक जो था वो, उसकी शादी वगैरह नहीं हो रही थी, तो वो उसने कहा कि मैं इस बार यूपीएससी पास कर लूँगा। वो फर्जी एडमिट कार्ड वगैरह सारा कुछ बनवा लिया। फर्जी रिज़ल्ट भी उसने बना दिया, उसके घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और एकदम खुश है। अब जिसका सेम रैंक आया वो कह रहा है यार मॉक तो हम लगाए थे इतना सारा, पास वो हो गया। तो इस तरह से पता चला कि वो झूठ बोल रहा है, और वास्को ड गामा झूठ नहीं बोला था, उसे लगा कि हम पहुँच चुके हैं इंडिया। हाँ, पुर्तगाल में सब कुछ यार पहली बार में पहुँच गया। इंग्लैंड इतना पढ़ा लिखा, इतना अच्छा, वो कुछ नहीं कर पाया, ये बताओ बताओ बेचारा, ठीक है? सबने कहा कि अच्छा इस बार वो आएगा तो उसको अच्छे क्वालिटी का हम लोग व्हिस्की, रम-वम जो होगा देंगे, ठीक है? लेकिन वहाँ पे उसको मिलता है अब्दुल माजिद नाम का बंदा। अब्दुल माजिद कहता है भैया
आपके साथ एक प्रैंक हुआ है, उधर देख करके आप ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ। वास्को ड गामा को कहा कि देखो ये इंडिया तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें इंडिया लेकर के जरूर चलेंगे। इंडिया लेकर के चलेंगे। वास्को ड गामा बोला बदले में कुछ चाहिए? बोला वो सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप वो, हाँ वो सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप पहले चल करके मेरे देश को गुलाम तो बनाइए, बाद में हम लोग देख लेंगे क्या करना है। और इस तरह से केप ऑफ गुड होप से वास्को ड गामा की सवारी अरेबियन सी को क्रॉस करते करते पहुंच जाती है ऑन द बैंक ऑफ कैलिकट, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे उसका जामोरियन नाम का राजा स्वागत करता है। ये मैंने आपको 100 साल के हिस्ट्री को टेक्निकली रेनासांस और सारे पहलुओं को करते करते हम लोग वास्को ड गामा को इंडिया पहुंचा दिए हैं। नोट्स वाइज में थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखेंगे। समझ में आ गया सबको? क्लियर है यहाँ तक की बात? समझ में आया? लिखो। क्या कह रही है? नहीं हो तो रही है, हो रहा है रिकॉर्ड। ठीक है, वो स्टॉप ही नहीं हुआ था, वो चल ही रहा है। हो गया, चलो लिखना शुरू करो। हाँ, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसको नहीं आ रही भाई, ये सब हो। चलो लिखते हैं। since ancient time since ancient time trade route developed between trade route developed between Asia and Europe. एशिया एंड यूरोप। ठीक है, कौन से रूट पे लिखेंगे? सिल्क रूट वॉज द मेजर ट्रेड रूट बिटवीन दिस रीजन। सिल्क रूट वॉज द मेजर ट्रेड रूट बिटवीन दिस रीजन। पॉइंट वाइज अगर मैं बताना शुरू करूं तो सबसे पहले हम लोग क्या देख पा रहे हैं? किसका सिग्निफिकेंस आपको जानना जरूरी है? सिल्क रूट का। किसका सिग्निफिकेंस? विच कनेक्टेड एशिया विद यूरोप। क्लियर है? लिखिए। द पीरियड ऑफ रेनासांस the period of renaissance was active the period of renaissance was active new age of learning new age of learning such as किस किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे लोग? हाँ, गुड। आर्ट, कल्चर, मैथमेटिक्स और एक इंपॉर्टेंट सी नेविगेशन। सी नेविगेशन, इन सारी चीजों की, इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। डिफरेंस पता है सबको? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? एक आपको बताएगा कि साइंस से आप सब कुछ अचीव कर लोगे, एक आपको कहेगा कि हाँ हाँ हाँ, वो होता है, प्लानिटेरियन इफेक्ट होता है सब पे। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, मुझे बहुत दिनों तक, बचपन में मुझे ये लगता था कि यूरी गार्गिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये लोग भविष्य वगैरह देखते थे, क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में मुझे डिफरेंस नहीं पता था। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी ये होते हैं हाथ वाथ जो देखते हैं, ग्रह भविष्य बताते हैं। एस्ट्रोनॉमी होते हैं वो, बिल्कुल। ठीक है, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई सी नेविगेशन का। लिखेंगे पोर्चुगल, स्पेन, इटली एंड इंग्लैंड। पोर्चुगल, समझ में आ रहा है नीरज? पोर्चुगल, स्पेन, इटली एंड इंग्लैंड वो मास्टर्स इन सी नेविगेशन। सी नेविगेशन के चार सबसे अच्छे देश कौन से हैं? पुर्तगाल, स्पेन, इटली और इंग्लैंड। वो मास्टर्स इन सी नेविगेशन। हो गया। सिंस द सिल्क रूट वॉज नाउ डिस्टर्ब बाय अरेबियन since the sea route was now disturbed by Arabians। अब अरेबियंस सी रूट कैसे डिस्टर्ब किए ये हम लोग को पता है, ठीक है? हाँ भाई, सिल्क रूट, सॉरी सिल्क रूट।
was disturbed by Arabians. Now the Europeans wanted now the Europeans wanted an alternative sea route. यूरोपियंस क्या मांग रहे थे? सी रूट. हो गया. नेक्स्ट. फॉर दिस सी रूट for this sea route, they wanted to cross Indian Ocean, Arabian Ocean, and reach India. They wanted to cross Indian Ocean, Arabian Ocean, और पहुंचना कहा था उन्हें इंडिया. अब देखो पहुंचना था, लेकिन मैप वगैरह उनके पास कुछ ऐसा था नहीं कि यहाँ पहुंचना है. They wanted to reach. आगे लिखेंगे. हो गया. कितना पॉइंट हुआ अब तक? ठीक है. 7-8. ठीक है. लिखेंगे. Prince Henry of Portugal has obsession मतलब पता है क्या होता है? सनक. Has obsession to find a sea route to India. यानी कि ये जो आइडिया था किस पोर्तुगीज के दिमाग में था? प्रिंस हेनरी. प्रिंस हेनरी वांटेड टू डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया. मौत हो जाती है, कुछ होता नहीं है, और अब हमारे कहानी में आता है वास्को डगामा. ठीक है. पैरा चेंज करना, लिखना. अ पोर्तुगीज सेलर बाय द नेम ऑफ वास्को डगामा. A Portuguese sailor by the name of Vasco da Gama अच्छा, इससे पहले 1486-87 में बैर्थल ऑफ डियाज नाम का एक और सी नेविगेटर था. पोर्तुगीजी था, और इस टाइम पीरियड में 1487-86 में ये अफ्रीका तक पहुंच गया, और इसे भी वही लगा हाँ कि वो इंडिया है, और वो भी वापस जाकर के बोला कि हाँ मुझे इंडिया मिल गया है, लेकिन वो झूठ बोल करके वो उधर निकल गया. वास्को डगामा को भी लगा कि यार जब इसको मिल गया तो हम तो ढूंढ ही लेंगे, लेकिन वास्को डगामा को जाकर के पता चला कि नहीं, झूठ वो भी बोल रहा था, और मेरे साथ हमको भी झूठ बोला गया कि इंडिया, और फिर वहां पे उसको अब्दुल माजिद मिलता है. ठीक है. तो एक थोड़ा सा देखना कि बार्थोलो ऑफ डियाज भी आया था इंडिया ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहाँ तक पहुंच पाया? केप ऑफ गुड होप तक. केप ऑफ गुड होप कहाँ का सदर्न मोस्ट पार्ट है? अफ्रीका का. साउथ अफ्रीका को तो है, लेकिन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो है अफ्रीका का. ठीक है. बार्थोलो ऑफ डियाज आता है, वापस चला जाता है, कुछ मिलता मिलता है नहीं इसको. हाँ, याद आया. रूबेन डियाज नाम का भी पोर्तुगीज प्लेयर है, लेफ्ट बैक में खेलता है. वो कहा जाता है कि इसका वंशज है. ठीक है. हाँ हाँ, सब तो है ही ऐसा करके. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और वास्को डगामा अब इंडिया में आता है. लिखेंगे. लास्ट का पॉइंट क्या था वास्को डगामा के बारे में? कुछ लिखा हमने. वास्को डगामा took the first step took the first step to find a relevant sea route to India. इंडिया में एक रेलेवेंट सी रूट ढूंढने का किसने अपने हाथ में जिम्मेदारी ली? वास्को डगामा. ऑन कर दूं क्या इसे? हो गया? नहीं, वॉइस फ्लक्चुएट करेगा. लिखो. He followed the same pattern and reached Cape of Good Hope. He followed the same pattern and reached Cape of Good Hope. Same pattern and reached Cape of Good Hope. ठीक है. Later, he was assisted by a Gujarati sailor businessman, Abdul Mazid. कौन मिला इसे यहाँ पे? अब्दुल माजिद. ठीक है.
ही वॉज असिस्टेड बाय या ही मेट अब्दुल माजिद। ठीक है, अब्दुल माजिद इसको बोला कि हम तुम्हें लेकर के चलेंगे। और मई 1498 को जैसे ही वास्को डगामा पहुंचता ऑन द वेस्टर्न कोस्ट से, हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में ये सब चीज़ नहीं होता अगर सिल्क रूट डिस्टर्ब, अगर रिनासा नहीं होता। सिल्क रूट में काम होते रहता, है ना? डिस्टर्ब कोई करता नहीं तो कोई क्यों ही फालतू का परेशानी मोल लेकर के जाता इधर से। रेनासांस नहीं हो पड़ता, लोग पढ़ते लिखते नहीं तो नहीं पता चलता। और कम से कम 40, हाँ, ऐसा तो नहीं होता कि कभी नहीं आते। हाँ, हो सकता है 50 साल, 100 साल इसके बाद हो सकता है आते, ठीक है? लेकिन तब तक नहीं होता अगर ये 2 फैक्टर। इसीलिए वास्को ड गामा इन सबको पढ़ने से पहले आपको सिल्क रूट का रिलेवेंस और रेनासा का रिलेवेंस समझना ज़रूरी है। क्या? वो तो अब्दुल माजिद ही बता सकता है। 50-50 कहा होगा कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कुछ दिया होगा, ठीक है? तंबाकू वगैरह दिया होगा उसको, ठीक है? चलो, लिखेंगे। टॉपिक डालना, टॉपिक डालना। पोर्तुगीज़। अब हम लोग पूरा देखते हैं पोर्तुगीज़ किस तरह से आए इंडिया में। पोर्तुगीज़ लिखना। वास्को ड गामा अराइव्ड, वास्को ड गामा अराइव्ड at Calicut, at Calicut, ठीक है, in May 1498, in May 1498, he was welcomed by, he was welcomed by a Hindu ruler of Calicut, नाम है जामोरियन, या बहुत जगह इसको सामूर्थी भी कहा गया है। जामोरियन या सामूर्थी लिख रहे हो? जामोरियन एंड सामूर्थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई यहाँ पे। इंडियंस भी परेशान ही थे, ठीक है? अरेबियन से इंडियन भी परेशान थे क्योंकि इंडियन ओशन में अरेबियन सी वाले रीजन में अगर ये लोग भी थोड़ा आगे जाते थे तो ये लोग उनको पकड़ करके खूब परेशान करते थे। अच्छा, सी रूट तो चलो डेवलप हो गया। अब सी रूट डेवलप होने के बाद सिल्क रूट पे कोई ट्रैवल ही ना करे। सिल्क रूट पे इक्के दुक्के लोग हैं, वो क्या टैक्स देंगे? वो कहते थे साहब हम खुद मरे हुए हैं। एक मेरा, अगर आपको कुछ करना है तो आप हमको मार दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। इतना परेशान हो गए हैं। अरेबियंस को अब कुछ मिल ही नहीं रहा है लूटने के लिए, क्योंकि ये जो ट्रेड रूट शुरू हुआ था सिल्क रूट वाला, वो खत्म करके अब नया ट्रेड रूट शुरू हो गया। अब ये ट्रेड रूट कुछ ऐसा दिखता था। यूरोप से लोग चलते थे, अफ्रीका के सदर्न टिप पे पहुंचते थे, अरेबियन सी क्रॉस करके पहुंचते थे ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। गुजरात कितना भयंकर दिख रहा है, ठीक है? तो समझ जाओ कि ये इंडिया है, ठीक है? मोदी जी खुश हो जाएंगे इतना बड़ा गुजरात देख करके, ठीक है? तो यहाँ पे ये लोग पहुंचते थे, यानी कि ये वाला जो रूट था ना सिल्क रूट वाला, ये खत्म। अरेबियंस के पास कुछ काम वाम कुछ करने का था नहीं, पैसा ऐसे ही लूट मार के कमाते थे। अब क्या करें यार, अब तो बिल्कुल कहेगा यार कुछ धंधा एकदम मंदा चल रहा है, लूट मार कुछ हो नहीं पा रहा। बोले कोई बात नहीं, पहले जमीन के रास्ते से लूटते थे, अब समुद्र के रास्ते से लूटेंगे। और इस तरह से अरेबियंस ने एक अपना पोर्ट अरेबियन ओशन में ही बना लिया। और अब फिर ये लोग काम करना शुरू कर दिए, लूट मार करना, यानी यहाँ पे भी यही काम करना, यहाँ भी। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि मेहनत मजदूरी कर लें, कुछ ऐसा कुछ कर लें, ठीक है? हाँ, वो भी उसके लिए मेहनत था, सही बात है, चोर के लिए वो भी मेहनत। तो ऐसा कुछ यार कि कुछ कुछ तो काम कर लें यार। लेकिन बोले ना, ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं, अपन है ही नहीं काम वाम करने वाले, ठीक है? हाँ, हम लोग, मेरे यहाँ वी डोंट डू इट हियर, हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है काम करने का। ये हम लोग लूट पाट करेंगे। और वो भी क्या, ऐसा नहीं, एक तो जब इधर से यूरोपियंस जाते थे तो इनका पैसा लूट लेते थे। और अगर मान लो कुछ थोड़ा पैसा छोड़ के आते थे कि अच्छा थोड़ा पैसा छोड़ दो कि वहां से लाएगा तो सामान बीच में लूटेंगे। यानी कि यूरोपियंस यहाँ से यहाँ बस
लूट लूट मार करवाने आते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने लगी। अच्छा, ये सारी चीजें बदलेंगी, ये सारी चीजें बदलने आएगा एक पोर्तुगीज, और वो लाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी। वो कहेगा नहीं रुको, उन्होंने वो कहता है कि हम पे इसलिए इतना जुल्म हो रहा है क्योंकि हमने अपना ट्रेड रूट स्ट्रांग नहीं किया है। चोला एम्पायर में वापस पीछे चलो। चोला एम्पायर में समझ गए थे सबको कि अगर आपको किसी एरिया को स्ट्रांग बनाना है तो आपको आपकी नेवी को स्ट्रांग बनाना होगा, है ना? और इस तरह से सिल्क रूट बोले, सिल्क रूट को कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हुआ हुआ। ये रूट तो हम अरेबियंस को नहीं लेने देंगे। और उसके बाद पोर्तुगीज इतना तगड़ा वॉर करते हैं कि अरेबियंस से लूटना शुरू कर देते हैं पोर्तुगीज। अरेबियन से लूटते हैं उनके घोड़े, हॉर्सेस। विजयनगर एम्पायर में हमने देखा है ना, विजयनगर एम्पायर के स्तबल में तो देखो सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और अभी टाइम पीरियड इंडिया में टाइम पीरियड चल रहा है विजयनगर एम्पायर का, वहाँ वहाँ देवदासी नृत्य वगैरह उधर चल रहा है उधर, ठीक है। जब तक ये लोग पहुंचेंगे तो ये पूरा लेखा जोखा इसका समझ में आ गया ना सबको। अगर तुम्हें ये सारा मैप आंख बंद करके अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो, अगर तुम विजुलाइज कर पा रहे हो रेनासा को, अगर तुम विजुलाइज कर पा रहे हो सिल्क रूट के ट्रेडिंग को, अगर विजुलाइज कर पा रहे हो इस सी रूट को, वेल एंड गुड। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का तुम कम से कम 30% अभी ही समझ गए हो कि नीड क्या था, क्यों ज़रूरी था ये सारा चीज़, और क्यों ये हो रहा था, और किस तरह से पोर्तुगीज़ आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ को बदल देंगे। आप दुनिया के बेहतरीन नोट्स पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, रील कुछ से कहीं से भी पढ़ लो, अगर आप नहीं समझोगे, अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है, क्लास में आना ज़रूरी है। समझे? अरे भाई तुम तो एकदम ऐसे ही सब, मुझे क्या पता यार कितना टाइम। हाँ लेकिन 1497 के कहते हैं लोग अप्रैल में चला था, मई में पहुंचा था, तो 1 साल के करीब लगता होगा, और लग भी जाता होगा। अगर आज ना, एक फ्रेंड है मेरा वो मर्चेंट नेवी में, वो कहता है यार बहुत आराम से हम लोग गुजर जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो इतना कंपास वगैरह भी नहीं था, अब तो हाईटेक कंपास वगैरह आ गया है, तो मुझे लगता है पहले आराम से टाइम वाइम लेकर के जाते होंगे। कभी कभी तो ये भी लगता होगा कि यही इंडिया है, कहीं पहुंच जाते होंगे तो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो सबको अगर देखो तो ब्राउन है, तो इन्हें लगता होगा यहाँ पहुंच गए, है ना। वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग गुजरात या उससे ऊपर नहीं पहुंचे, उधर सिंध वगैरह में, ठीक है। तो अच्छा, ये वाला जो एरिया है ना इंडिया का, थोड़ा सा इसको देखेंगे हम लोग, अब अच्छा बना देते हैं। ये जो एरिया है ना, वेस्टर्न कोस्ट, ये हमेशा बिजनेस के लिए अच्छा अच्छा रहा है। विजयनगर एम्पायर वगैरह सारा मराठा एम्पायर इधर ही है, और जब से ये ट्रेडिंग शुरू हो गया तो ये एकदम बहुत हब बन गया, है ना, कि यहाँ बिजनेस बहुत अच्छा तरीके से होने लगा था। इसीलिए इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे अच्छा खासा होता है, और इससे दूर यहाँ पे अपना बिहार है। हाँ, हाँ, हाँ। हमें कोई लेना-देना नहीं है किसी से। हम लोग के लाइफ में हम लोग एडवेंचर करते हैं, अपना ये खेत का मेड़ काट करके दूसरे में मिला देना। ये हमारे लिए एडवेंचर है। अरे ये एडवेंचर है, ये लोग जो एडवेंचर कर रहे थे, हम लोग एडवेंचर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? ये सब कर देना, शादी में हर्ष फायरिंग कर देना वो सब, ये सब नहीं करना चाहिए यार। ये अभी अभी एक बिल लोग कह रहे हैं कि पास होने वाला है, जो ये नहीं करना चाहिए। वो मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था यार, वो गोली ऐसा करके चला रहे थे, वो ऊपर से मैं देखा लेडीज़ कूद गई, मुझे लगा अरे ऐसा कैसा डांस है कि कूद गई। बाद में देखा था यार उनकी डेथ हो गई, डैंक मीम बन गया उन पे, ठीक है। तो जहाँ पूरा दुनिया ये सब कर रहा था, वहाँ आप लोग बिहार में हम लोग देख रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इन सारी चीज़ों से अच्छा ये सब यहाँ पे चल रहा है। इसी टाइम पीरियड में थोड़ा देखते हैं दूर नॉर्थ अमेरिका में, एक नहीं वीरान पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि पोर्तुगीज़ तो अभी कहीं आए नहीं है। साउथ अमेरिका में बहुत खुशहाली का माहौल चल रहा है। साउथ अमेरिका में भी लोग खुश हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, खा रहे हैं। कैनिबलिज्म होता था भाई। साउथ अमेरिका के अमेज़न ट्राइब मार रहे हैं, खा रहे हैं एक दूसरे को, एनाकोंडा देख रहे हैं उधर, बहुत अलग-अलग तरीके के जानवरों को देख रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है। जैसे ही इंडिया से मोह भंग होता है पोर्तुगीज़ का, और पोर्तुगीज़ साउथ अमेरिका में आते हैं, ब्राज़ील, यहाँ पे भी ये लोग वही काम शुरू कर देते हैं करना। सारे के सारे ट्राइब को इन लोगों ने मार दिया। बहुत ज़्यादा जो ट्राइब था, आज भी ब्राज़ील में जो व्हाइट स्किन पीपल हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। और ये चीज़ वहाँ पर के नेशनल टीम में भी देखा गया है। एक प्लेयर है रिकार्डो काका, खेला करता था, मुझे लगता है 2010-15 में खेलता था। एकदम व्हाइट स्किन्ड है, और ये कहते हैं कि ये पोर्तुगीज़ के टाइम, नेमार जूनियर को देख लो।
ब्राउनिश टाइप का है। ज़्यादातर अभी अगर प्लेयर को देखोगे ब्राज़ील का ब्राउनिश है। तो वो लोग वो ट्राइब्स हैं जो पोर्तुगीज़ आए, है ना? और यहीं पे बस गए तो वो वैसे बन गए। लेकिन जो व्हाइट स्किन फेयर व्हाइट स्किन पीपल हैं, आज भी उनको ब्राज़ील में अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। वो तो अलग बात है कि कुछ लोग जो अगर आपके पास पैसा है तो आपको सब सही से ट्रीट करेगा। जिनके पास पैसा वगैरह वो बिज़नेसमैन वगैरह बन गए, तो उनको सब अच्छे से ट्रीट कर रहा है। जिनके पास नहीं है, उनको ऐसा तो कहने का मतलब कि जब इंडिया से मोह भंग होता है पोर्चुगल का तो ये लोग पहुँच जाते हैं ब्राज़ील और वहाँ पे फिर ये लोग अपना शुरू कर देते हैं कामकाज। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ये समझ में आ गया अच्छे से। नोट्स को थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं फिर से आगे। कौन-सा पॉइंट था? ल ज़ामोरियन, ठीक है? यानी अब हम लोग सिल्क रूट को छोड़ करके सी रूट हमारा ये है यूरोप से अफ्रीका, उसमें भी केप ऑफ गुड होप क्रॉस करते हैं, अरेबियन सी और कुछ क्रॉस करते हैं क्या? इंडियन ओशन पहुँचते हैं इंडिया, ठीक है? लिखना शुरू करेंगे। अच्छा इस टाइम पीरियड में वास्को ड गामा यहाँ रहा, खूब पैसा-वैसा कमाया, ठीक है? लिखेंगे। वास्को ड गामा वाज़ वेलकम्ड व्होल हार्टेडली Vasco da Gama was welcomed wholeheartedly, ठीक है, by Zamorian, ठीक है, in return, बदले में, in return, he was gifted silk, black pepper, वही जो विजयनगर किंगडम में हम लोग पढ़ रहे थे. In return, he was gifted, है ना, ये सारी चीज़ें उनको मिला खोइंचा के तौर पे. ये खोइचा ये है कि हमारे मिथिलांचल साइड ऐसा होता है कि जब लड़की वो जाने लगती है वापस तो उनको कुछ पैसा वगैरह दिया जाता है. तो वास्को ड गामा भी जा रहा था तो उनको ऐसा हाँ, 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 वैसा ही कुछ तो ये सब दिया गया. फ़र्क बस इतना है कि वास्को ड गामा को वो सब मिल गया. क्या करता वो ऐसा करके लपेट के ऐसा दिया जाता है. ठीक है? मुझे पता नहीं इस साइड क्या बोला जाता है, हमारी तरफ वो है. ठीक है? हाँ? अरे संदीप तुम तो कुछ अलग ही यार, तुम्हारा हर बार का ट्रेडिशन रहता है. छुपा क्यों दिया जाएगा यार? अच्छा ऐसा होता है क्या? हर तरफ का होता है वो कुछ-कुछ, है ना? चलो लिखेंगे। तो इनको ऐसा मिलता है पैसा-वैसा इनको दिया अच्छे से सिस्टम में, ठीक है? हाँ, हाँ। तो लिखेंगे ही वाज़ गिफ्टेड दीज़ थिंग्स इन रिटर्न. इसके पास देने को कुछ नहीं था सिवाय तम्बाकू के. इन रिटर्न ही गिफ्टेड टोबैको, इन रिटर्न ही गिफ्टेड टोबैको, ठीक है? ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद ये चला गया खूब पैसा कमा कर के. कहते हैं कि अपने साथ अगर ₹1000 लेकर के आया था तो कम से कम 5 लाख के करीब का ये यहाँ से बिज़नेस को बेनिफिट करके गया. पुर्तगाल पहुँचता है, वहाँ पर का राजा इतना खुश हो जाता है कि बोलता है नहीं, 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 अब तो हमें इंडिया ही जाना है. और एक बार जो तुक्के से इंडिया ये लोग पहुँच गया, अब कहा कि अब हमें प्रोमिनेंटली इंडिया जाना है और ये सब हुआ अच्छे बिज़नेस की वजह से. लिखेंगे वास्को ड गामा मेड ह्यूज प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग इन इंडिया. वास्को ड गामा मेड ह्यूज प्रॉफिट ह्यूज प्रॉफिट इन ट्रेडिंग इन इंडिया, ठीक है? which literally which literally impressed the rulers of Portugal, which impressed the ruler of Portugal. And now there was a vision, and now there was a vision to establish a trading center, or इस तरह से, and now there was a vision to establish a trading center in India by Portuguese, or trading center by Portuguese. पोर्तुगीज़ को लगा कि अब सही समय आ गया है इंडिया में क्या करने का, ट्रेडिंग सेंटर खोलने का. ठीक है? 1501 में फिर वास्को ड गामा आता है और वो कहता है कि छोटे-छोटे जगह को हम लोग लेते हैं. कन्विंस करने को तैयार हो गया यहाँ के रूलर्स को कि हम खूब मेहनत करेंगे कोल्हू के बैल की तरह. साहब आप कोई काम मत कीजिए, अब मस्त सोइए आप, है ना? आपको पैसा कुछ आपको नहीं करना, आप 3 लोगों को जोड़िए सर और एकदम बीएमडब्ल्यू आपको 3 महीने के बाद. नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम किया वास्को ड गामा पोर्तुगीज़
और बोला कि भैया आपको खूब सारा पैसा हम कमा करके दे देंगे। इंडियन रूलर्स मूर्ख बोले भाई बस यही तो चाहिए लाइफ में। कहीं न कहीं तो सबको यही चाहिए, कौन काम-वाम करे यार। ठीक है, पैसा बस देते जाओ तो ये लोग बोले बस, बस, बस ठीक है। वास्को ड गामा समझ गया कि ठीक लोभी हैं ये लोग, इनको क्या करेंगे अच्छा सबसे ज़बरदस्त काम तो ब्रिटिशर्स करते थे। वो लोग क्या करते थे मुगल्स को, मान लो 10,000 कमाते थे ना, तो 10 100 दे देते थे। ₹100 मिल जाना ब्रिटिशर्स को यार ₹100 अगले बार और 20,000 कमाते थे, 200 या 300 दे देते थे। कहते थे साहब इस बार ट्रेड हम लोग का बहुत मेहनत की हम लोग अच्छे किए हैं। बोला ठीक है। 1000 तक पहुँचाते थे। अब मैं ये रफ एस्टिमेट वैल्यू दे रहा हूँ। 1000 तक पहुँचाए, यहाँ तक इनको खूब खुश रहने दिए लगातार। 5 साल तक 1000 ही बोल रहे हैं यार अब 1000 से आगे भी बढ़ो। बोला अब आगे-वागे नहीं बढ़ना। अब तुमको हर मंथ ₹50 देंगे रहने के लिए। अंत में यही हालत हो गया था मुगल एम्पायर का कि उनको ब्रिटिशर्स की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता था, पॉकेट खर्च। कि इसी में भैया तुम अपना तुमको जो कुछ पेंटिंग करवाना है अपना, है ना? दान में किसी को ज़मीन देना है। एक तो इतने राजा बेवकूफ़ होते थे कि कोई अच्छा डांस कर दे तो उसको वो हीरा मोती दे दिए। भाई क्या दिक्कत है यार तुमको तुम्हारे पास है ठीक है देखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी और धीरे-धीरे ब्रिटिशर्स क्या किए कि अब पैसा-वैसा तुमको देंगे नहीं, अब तुम हमको पैसा भी दोगे और तुम जगह भी खाली करके जाओगे, है ना नीरज? हाँ, तो इसीलिए अगर कोई आकर के बिज़नेस वगैरह का आइडिया दे और बोले कि बस आपको घर का पेपर रखना है, ठीक है। बीच में वो हुआ था ना वो घर पे टावर लगवाते थे खेत वो अभी भी होता है क्या? हाँ, संदीप को सारा आइडिया ये गैर कानूनी तो वो क्या उसमें कुछ फ़ायदा होता है या नहीं संदीप? कुछ नहीं होता है। फ़ायदा तो नहीं होगा, लोग कैंसर से ग्रस्त हो जाएँगे यार, रेडिएशन उससे इतना रहता है, ठीक है? उसमें इतना ज़्यादा रेडिएशन रहता है। अच्छा मैं एक टीवी सीरीज़ रिकमेंड करूँगा देखना, मिनी सीरीज़ है 5 एपिसोड का है, चेरनोबिल, देखना। ये बहुत अच्छी टीवी सीरीज़ है, इसमें बताया है कि रेडिएशन कितना ज़्यादा खतरनाक है और किस तरह एक इंसिडेंस की वजह से यूएसएसआर टूट गया था। टाइम मिले तो दे देखना 5 एपिसोड की सीरीज़ है, मिनी सीरीज़, चेरनोबिल एचबीओ मिनी पे है, ठीक है? चेरनोबिल एक पावर रिएक्टर प्लांट है, जो कि प्रेज़ेंट डे यूक्रेन में था, ठीक है? यूट्यूब पे वीडियोज़ देखना, चेरनोबिल नाम है, ठीक है? ये देखना 5 एपिसोड का मिनी सीरीज़ बहुत अच्छा देखने को, बहुत समझने को मिलेगा चीज़, कि किस तरह से चीज़ें हुई हैं, किस तरह से एक गलत बटन दबने के कारण इतना बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। दुनिया में आज तक इससे खराब न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं हुआ है। उस हाँ भाई, रियल इंसिडेंस है। उसमें उसका रियल फुटेज मैंने देखा था। ऐसा करके एक बहुत बड़ा-सा चिमनी होता है ना? न्यूक्लियर रिएक्टर का, उससे बहुत ज़्यादा ऐसा करके धुआँ निकलता रहता है। और यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों का ग्रुप रहता है। तो ये क्या होता है, ये कोर रिएक्टर इसमें जलता रहता है नीचे, है ना? कोर रिएक्टर जलता रहता है और वो कहते हैं कि इस कोर रिएक्टर में हेलीकॉप्टर से सैंड और बोरॉन वगैरह डालो ताकि कुछ कम हो सके। जो एक सही सा साइंटिस्ट रहता है वो कहता है भाई मत ले जाओ इतने पास में, नहीं सँभाल पाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर की गर्मी। लेकिन जो बाकी उसके बॉस रहते हैं वो कहते हैं चुप रहो हमें पता है। हेलीकॉप्टर ऐसे आता है, गायब हो जाता है, इधर निकलता ही नहीं हेलीकॉप्टर। उस गायब हो जाता है यार पूरी तरह से। इतना ज़्यादा हीट निकलता है। जब ब्लास्ट होता है, मैं बता रहा हूँ, और जब एक फायर फाइटर देखता है कि कुछ अजीब-सा चमकने वाली चीज़ को छूता है अचानक से गर्मी लगता है। और जब वो पाइप से पानी डालता रहता है ना, तो देखता है उसका धीरे-धीरे हाथ गल के गिर जाता है। वो ग्रेफ़ाइट को छू लेता है जो कि हाइली रिएक्टेंट रहता है। मतलब कोई दुनिया का हॉरर शो इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, जो रियल लाइफ़ हॉरर इंसिडेंट हुआ था। आज तक चेरनोबिल में जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे अभी भी। और जो लोग बच गए, उसके बाद वो लोग सबसे बुरे कैंसर, किसी को ल्यूकीमिया हो गया, किसी को बोन कैंसर हो गया, कोई ब्रेस्ट कैंसर, कोई ब्रेन के ट्यूमर, मतलब कि दुनिया तमाम तरीके के जो कैंसर होती हैं उससे लोग ग्रसित हो गए। सिर्फ यही चीज़ सोच सकते हो कि हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग का 20 गुना इम्पैक्ट, बस मान लो अगर हिरोशिमा और नागासाकी इतना बड़ा एरिया में बॉम्बिंग हुआ है, तो उसका 20 गुना इम्पैक्ट इतने छोटे से डॉट में हुआ, ये जो डॉट यहाँ पे है। तो सोच सकते हो कितना बुरा तबाही किया होगा ये। और इस अभी तक है, और ये इंसिडेंट ने यूएसएसआर को तोड़ के रख दिया। और आज जो आप रशिया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था यूएसएसआर को तोड़ने में। चेरनोबिल रिएक्टर कोर प्लांट, एक बेवकूफ की वजह से, एक होता है ना कि बेवकूफ को जब और बेवकूफ के साथ शह मिल जाती है, एक सनक कि नहीं मुझे ये करना है, ठीक है, और एक गलत बटन के दब जाने से ऐसा हो जाता है। एक उसमें सीन है कि बहुत बड़ा सा कैबिनेट है, मतलब
बहुत ही बड़ा, ये सारे टाइल्स हैं ना मान लो, और ये सारे टाइल 1-1 हज़ार किलो के हैं, ये टाइल्स। और जब ब्लास्ट हुआ है तो ये जैसे ऐसे-ऐसे वाइब्रेट होता है ना, इस तरह से हज़ार-हज़ार किलो के वो जो रहता है उसमें छोटा-छोटा टाइल्स वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। पक्षी जो रहता है आस-पास के, मतलब उसके बाद रेडिएशन से बचने के लिए वहाँ के सारे जानवरों को मार दिया गया, पक्षियों को मार दिया गया, और आस-पास में जितने भी मतलब ऐसे लोग थे जो वहाँ बचे थे, विदिन 3 इयर्स सबसे खराब कैंसर से वहाँ पे लोगों की मौत हो गई। तो अगर मतलब मुझे लगता है कि ह्यूमन इतिहास में इससे बड़ा ट्रेजेडी, देखो वर्ल्ड वॉर हो गया, सारा कुछ हो गया, वो तो जाना समझा चीज़ था कि हमें वॉर करना है, सबको पता था मरना है। लेकिन रातों रात सोए हुए लोग एक धमाके के साथ जागते हैं, दूसरे दिन होते-होते खून की उल्टियाँ शुरू होती हैं, और चौथे दिन उनका पूरा अंदर का जो बॉडी है ना, इंटरनल ऑर्गन, वो बिल्कुल गल करके पानी हो जाता है। मतलब लंग्स, किडनी सब गायब, सब। और 4 से 5 दिन के अंदर बिल्कुल जेल में लोग बदल जाते हैं। उसमें वो दिखाया जो फायर फाइटर है, उसका बॉडी देख करके, जिसने रियल लाइफ इंसिडेंट में जिसने बताया था, उसने कहा था कि बॉडी ऐसी थी जैसे आप कोई बनाना को पील करते हैं ना, छीलते हैं तो जिस तरह से उसका स्किन निकलता है, लोग का उस तरह से बॉडी से हड्डी निकल रहा था। इतना खराब इंसिडेंट था ये। चेरनोबिल बहुत अच्छी सीरीज़ है, और अच्छी इन द सेंस की एक्टिंग वगैरह तो चलो जो भी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है? अभी क्यों ये आया था, तो अभी रशिया कह रहा है, अभी जो यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रहा है, तो एक बार फिर से चेरनोबिल का मुद्दा थोड़ा-सा गर्म हुआ है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। तो पता नहीं अगर आए एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन 5 एपिसोड की मिनी सीरीज़ है, 1-1 घंटे की, देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है? चेरनोबिल, प्रेज़ेंट डे यूक्राइन, ठीक है? इसको देख कर के अगर आपको लगे कि न्यूक्लियर फिज़िसिस्ट बनना है, ठीक है? तो ये आइडिया ड्रॉप कर देना, जो न्यूक्लियर फिज़िसिस्ट बनते हैं, बहुत टफ लाइफ़ होता है उनका, ठीक है? ये रिकमेंड किया था एक फ्रेंड ने, उसको बनना था, वो करना था कि नहीं न्यूक्लियर फिज़िसिस्ट बनेंगे, ठीक है? अभी बोला कि ये सब नहीं बनेंगे। हो गया, क्या था हमारा लास्ट का पॉइंट? ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, लिखेंगे। ट्रेडिंग सेंटर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ट्रेडिंग सेंटर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया at places like Kannur, Calicut, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक की बात? एंड एज टाइम प्रोग्रेस्ड एंड एज टाइम प्रोग्रेस्ड these three places became the hotspot for trade in India by Portuguese. Calicut, कानूर एंड कोचिन, ये 3 हॉटस्पॉट हैं इनिशियल डेज के। ये 3 हॉटस्पॉट हैं जो कि शुरुआत के दिनों में बने ट्रेड इन इंडिया बाय पोर्तुगीज। क्लियर है यहाँ तक की बात? विजयनगर किंगडम कंप्लीट हो गया हमारा, मेडिवल हिस्ट्री के 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है, पोर्तुगीज में देख लिया, रेनासांस के पीरियड को देख लिया हमने, सिल्क रूट को पढ़ा हमने, क्यों हमें सी रूट चाहिए था वो देखें आने वाली क्लासेस में, इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? थैंक यू।